हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी सब लोगों की, यह भी मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि पढ़ किससे रहे हो आप? लक्ष्मी जी से। ठीक है ना, लक्ष्मीकांत। जहाँ आपके साथ लक्ष्मी है, फिर आप टेंशन न लीजिए, बिंदास होकर बस पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हमें पढ़ना था, आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वो था वेदांग। मतलब इससे पहले हम कितने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं वो हम आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था भारतवर्ष। दूसरा टॉपिक था भारतीय ज्ञान परंपरा। दूसरा टॉपिक क्या था? भारतीय ज्ञान परंपरा। तीसरा टॉपिक पढ़ा था हमने वेद, अर्थात चारों वेद पढ़े थे। चारों वेद पढ़े, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है ना। तीसरा जो टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? वेद पढ़ा था। चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ा था? ब्राह्मण ग्रंथ। पांचवा टॉपिक पढ़ा था आरण्यक। क्या था? आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ, एकांत वन में लिखे गए ग्रंथ कैसे क्या कहलाते हैं? आरण्यक कहलाते हैं। छठवां जो टॉपिक पढ़ा था हमने पढ़ा था उपनिषद। कौन सा? उपनिषद। उपनिषद हमने पढ़े थे। अर्थात हमने इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इसमें देखो, माफ कीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। समझे? इतने सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसमें? संकल्पना एवं विचार के टॉपिक में। संकल्पना एवं विचार के टॉपिक में हमारे 9 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक बचेगा वो कौन सा है? अगला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं हमें वेदांग। हालांकि सिलेबस में वेदांग के बारे में बताया नहीं गया है, परंतु वेदांगों के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। अर्थात वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। किसकी? कितने की? 6 वेदांगों की रचना की गई। तो अपन हेडिंग डालेंगे सबसे पहले वेदांग। ठीक है, हमारी जो हेडिंग है उसका नाम क्या है? वेदांग। हाँ, बीच में ही ना। ओके बाबू, क्या है? वेदांग। ठीक है, अब वेदांग में देखो कुछ ज़्यादा नहीं है कि सर बोले इसकी पृष्ठभूमि माइंड मैप तैयार करें, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। बट अपन सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, माइंड मैप बनाने की जरूरत नहीं। फिर इनकी संख्या देखेंगे। सीधा सा पॉइंट यही बनता है कि पहले पृष्ठभूमि देखेंगे कि वेदांग क्या है। अर्थात वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वो वेदांग अपन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसकी संख्या पढ़ेंगे। मतलब कितनी, वो तो मैं बता ही रहा हूं आपको शुरुआत में कि पृष्ठभूमि में बता रहा हूं कि 6 वेदांगों की रचना की गई है। फिर उनकी संख्या है, तो अपन उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पाणिनि ने शिक्षा ग्रंथ में वेदांगों को मनुष्य की 6 अंगों से जोड़ा है। पाणिनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ में, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है ना, उसने अपने शिक्षा ग्रंथ में वेदांगों को पुरुष के, मतलब वेद पुरुष के 6 अंगों से रिलेटेड जोड़ा गया, मतलब जोड़ दिया है, उनसे संबंधित जोड़कर उसे आगे बनाया है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले पृष्ठभूमि इसकी। किसकी? वेदांग की पृष्ठभूमि लिखेंगे। हेडिंग डालना है अपन को पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, वेदों को पहला पॉइंट क्या लिखना है? वेदों को भली भांति समझने के लिए
वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। समझे? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कितने वेदांगों की रचना की गई? 6 वेदांगों की रचना की गई है। जो गद्य शैली, अगर पूछे जाए इसकी शैली कौन सी है, तो अगला पॉइंट लिखिए। वेदांग मुख्यतः गद्य शैली में लिखे गए। गद्य शैली में लिखे गए। अगर इनकी शैली पूछ ली जाए तो कौन सी है? गद्य शैली। वेदांग मुख्यतः गद्य शैली में लिखे गए। यदि क्वेश्चन बन जाता है वेदांगों की शैली क्या है, तो गद्य। 2 शैली होती है, गद्य और पद्य। तीसरी शैली बनती है चंपू शैली, जो गद्य और पद्य का मिश्रण रहता है। ठीक है, तो वेदांग मुख्यतः कौन सी शैली में लिखे गए? गद्य शैली में लिखे गए। जैसे मैंने बताया था कि वेद कौन सी शैली में लिखे गए? सामान्यतः 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पद्य शैली में लिखे गए, परंतु जो यजुर्वेद था ना, वो गद्य और पद्य दोनों शैली अर्थात चंपू शैली में लिखा गया था। तो वेदांग मुख्यतः कौन सी शैली में लिखे गए? गद्य शैली में लिखे गए। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट, पाणिनि के शिक्षा ग्रंथ में, पाणिनि जानते हो ना, पाणिनि जिसकी अष्टाध्यायी कृति थी, रचना, जिनकी रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। पाणिनि के शिक्षा ग्रंथ में पाणिनि के शिक्षा ग्रंथ में 6 वेदांगों को वेद पुरुष के 6 वेदांगों को वेद पुरुष के 6 अंगों से, वेद पुरुष के 6 अंगों से जोड़ा गया है। समझे बबुआ क्या कह रहा हूं? पाणिनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ में वेदांगों, 6 वेदांगों को वेद पुरुष के 6 अंगों से जोड़ दिया। क्योंकि समझने के लिए, वेदांगों का अर्थ क्या है? सीधा सा वेदांगों को देखो, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। अर्थात वेदांगों की रचना क्यों की है? वेदों को भली भांति समझने के लिए। क्योंकि वेदों को भली भांति समझने के लिए। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखिए। वेदांग शब्द का अर्थ, सिंपल सी वेदा, अब देखो रचना तो क्यों की है? वेदों को भली भांति समझने के लिए। लेकिन अगला पॉइंट लिखना है वेदांग शब्द का अर्थ, डैश करके लिखो। वेदांग शब्द का अर्थ डैश करके लिखो। किसी भी वस्तु को, क्या लिखना है? जिसके द्वारा किसी वस्तु को समझने में सहायता मिले, वो होता है वेदांग। सीधी सीधी तो इसमें लिखे, जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को, जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को
जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, उसको क्या बोलते हैं? वेदांग कहते हैं। समझने में, स्वरूप को समझने में सहायता मिले, उसे क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांग शब्द का अर्थ क्या है? जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, उसे क्या कहेंगे? वेदांग कहेंगे। दिख रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाकी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हेडिंग डालना है वेदांगों की संख्या। वेदांगों की संख्या। हेडिंग क्या डालना है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ये तो मैं बता चुका हूं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांगों की संख्या, क्योंकि वेद पुरुष के 6 अंगों से जोड़ा गया है वेदांगों, तो अपन लिखेंगे लिखो, नंबर 1 शिक्षा। नंबर 1 क्या है? शिक्षा। शिक्षा का संबंध वेद पुरुष के किस अंग से बताया गया है? तो शिक्षा का संबंध बताया गया है वेद पुरुष की नासिका से। वेद पुरुष की नासिका। नासिका बोले तो नाक, सीधी सी बात। वेद पुरुष की नासिका। शिक्षा का संबंध किससे बताया है? वेद पुरुष की नासिका। नंबर 2 कल्प। क्या है? कल्प। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, और छंद। ठीक है ना? निरुक्त और छंद। तो इन सब के बारे में अपन को आगे संबंध इनका लिखना है कि किसका संबंध किससे। जैसे शिक्षा का संबंध किससे बताया? वेद पुरुष की नासिका से। कल्प का देखेंगे तो कल्प का है वेद पुरुष की हाथ। क्या है? वेद पुरुष के हाथ। शिक्षा का संबंध किससे था? वेद पुरुष की नासिका से। कल्प का देखेंगे तो कल्प का किससे? वेद पुरुष के हाथ से। व्याकरण का देखेंगे तो वेद पुरुष का मुख। व्याकरण का क्या है? वेद पुरुष का मुख। क्या है? वेद पुरुष का मुख। अरे यार, क्या है? वेद पुरुष का मुख। शिक्षा का संबंध किससे है? नासिका से। कल्प का किससे है? हाथ से। और व्याकरण का संबंध किससे है? वेद पुरुष के मुख से। ठीक है, अगला लिखेंगे क्या है? निरुक्त। अच्छा, अब अगला क्या है? ज्योतिष, निरुक्त, छंद। तो ज्योतिष का संबंध है वेद पुरुष के नेत्र। वेद पुरुष के नेत्र। ठीक है, वेद पुरुष के नेत्र। वेद पुरुष के नेत्र। अगला है निरुक्त, ज्योतिष और छंद। क्या? निरुक्त और छंद। ज्योतिष हो गया अपना। ठीक है, वेद पुरुष के कान। वेद पुरुष के कान
और यहां लिखो वेद पुरुष के पैर। समझे क्या है भैया? शिक्षा का वेद पुरुष की नासिका, कल्प का वेद पुरुष के हाथ, व्याकरण का वेद पुरुष के मुख, और ज्योतिष का वेद पुरुष का नेत्र, निरुक्त का वेद पुरुष के कान, और छंद का वेद पुरुष के पैर। अर्थात पाणिनि ने शिक्षा शास्त्र में 6 वेदांगों को वेद पुरुष के 6 अंगों से जोड़ा है। ठीक है, तो वो 6 अंग इस तरह हैं, जैसे शिक्षा को कहां से? नाक से जोड़ दिया, कल्प को किससे जोड़ दिया? हाथ से जोड़ दिया, व्याकरण को मुख से जोड़ दिया, ज्योतिष को नेत्र से जोड़ दिया, ठीक है, निरुक्त को कान से जोड़ दिया, छंद को पैर से जोड़ दिया। इस तरह वेद पुरुष के 6 अंगों से 6 वेदांगों को जोड़ दिया। अब हम आगे करके एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, जैसे शिक्षा को, कल्प को, व्याकरण को, स्पेशल एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो, ठीक है, हेडिंग डालो शिक्षा। क्या डालना है? शिक्षा। हेडिंग क्या डालना है? शिक्षा। पहला पॉइंट लिखना है इसमें, शिक्षा में पहला पॉइंट लिखो, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु, लिखिए, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु, स्पष्ट उच्चारण हेतु वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण किया गया, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। किसका? शिक्षा का। अर्थात वैदिक वाक्य, देखो क्या है, इसके अपन जब पृष्ठभूमि देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं अधिकांशतः शुरुआत में ही, तो क्या बोला गया? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। तो इसमें क्या है, अपन ने शिक्षा के बारे में क्या लिखा है? वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया। किसका? शिक्षा का। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, वैदिक शिक्षा संबंधी वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साक्ष्य है। प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा है? ठीक है, वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साक्ष्य शिक्षा, अर्थात वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण किया गया। और वैदिक शिक्षा संबंधी ये क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य। एक शिक्षा हो गया हमारा। अब हेडिंग डाल लो कल्प। अगली क्या हेडिंग डालना है? कल्प। हेडिंग डाल लो कल्प। क्या डालना है? कल्प। इसमें पहला पॉइंट लिखना है अपन को कल्प। क्या है भैया कल्प? कल्प के बारे में देखते हैं। इसे सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। किसको? कल्प को सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो अपन को यही लिखना है। यहां से लिखिए, इसे सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। इसे सूत्र साहित्य भी कहा जाता है।
किसको? कल्प को। मैं बताऊंगा इसमें गृह सूत्र, सुल्प सूत्र, ये सब चीज आएंगे आगे, ठीक है, कल्प सूत्र तो आगे वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ अपन इसको एक 6 वेदांगों की पद्धति समझ लेते, फिर सूत्र का भी अपन वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। 4 पढ़ते हैं, सुलभ सूत्र भी आता है, गृह सूत्र भी आता है, ठीक है। ऐसे अपन कल्प को आगे पढ़ते हैं, कल्प सूत्र, है ना। चलो, अच्छा कहाँ गया? अरे हाँ, अगला पॉइंट लिखिए। वैदिक कर्म कांडों को विधि पूर्वक संपन्न कराने के लिए, इसमें लिखिए वैदिक कर्म कांडों को विधि पूर्वक संपन्न कराने के लिए, क्या बोल रहा है? वैदिक कर्मकांडों को विधि पूर्वक संपन्न कराने के लिए निश्चित विधि एवं नियमों का उल्लेख किया गया है। संपन्न कराने के लिए इसमें निश्चित विधि एवं नियमों का उल्लेख किया गया है। नियमों का उल्लेख किया गया है। किसमें? कल्प में। वैदिक कर्म कांडों को विधि पूर्वक संपन्न कराने के लिए इसमें निश्चित विधि एवं नियमों का उल्लेख किया गया। किसमें? कल्प में, ठीक है। इसे सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी हो गया। अगली हेडिंग डालना है अपन को, अगली हेडिंग डालना है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। अगली हेडिंग क्या डालना है? व्याकरण। अच्छा, पहले व्याकरण, ठीक है। व्याकरण, पहला पॉइंट लिखिए। इसमें क्या है? व्याकरण क्या है? समासों, संधि, इसका क्या है? ठीक है। इसमें क्या है भैया? समासों, संधि आदि के नियम दिए गए। किसमें? व्याकरण में। समास, संधि आदि के नियम दिए गए व्याकरण में, तो इसका नाम ही क्या है? व्याकरण है। तो अपन लिखेंगे इसके अंतर्गत समासों एवं संधि के नियमों, नामों एवं धातुओं की रचना की गई है। लिखो इसमें समासों, समास, ठीक है, समासों, संधि के नियमों एवं धातुओं का, नियमों, नामों एवं धातुओं को, नियमों, नामों एवं धातुओं का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। ठीक है। नियमों, नामों एवं धातुओं का उल्लेख किया गया है। किसमें? व्याकरण में। अगला पॉइंट लिखिए। पारणीकृत
पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। समझे? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी क्या है? प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें समासों, संधि के नियमों, नामों एवं धातुओं का उल्लेख किया गया है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। समझे? देखो, पढ़ाई लिखाई कर लिया करो बच्चों, पता चले अभी ये सर्दी का मौसम आ गया है ना, तो इसमें बिस्तर का गुरुत्वाकर्षण बहुत भारी लगेगा, और एक जो भंवर कुआं है ना, सबसे बड़ा कुआं, इसलिए शांतिपूर्वक पढ़ाई कर लो और निकल लो यहाँ से। ठीक है, चलो अगली हेडिंग डालना है अपन को, निरुक्त। अगली हेडिंग डालना है निरुक्त। निरुक्त, अगली हेडिंग क्या है? निरुक्त। डैश करके लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, शब्दों की उत्पत्ति एवं निर्वाचन बतलाने वाले शास्त्र। पहला पॉइंट लिखो, शब्दों की उत्पत्ति एवं निर्वाचन बतलाने वाले शास्त्र। निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र। बतलाने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरुक्त कहलाते हैं। निरुक्त कहलाते हैं। ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति एवं निर्वचन बदलाने वाले शास्त्र क्या कहलाते हैं? निरुक्त कहलाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, यास्क द्वारा अगला पॉइंट है, यास्क द्वारा निरुक्त की रचना की गई है। निरुक्त की रचना की गई है। यास्क द्वारा निरुक्त की रचना की गई है। यास्क द्वारा किसकी रचना की गई? निरुक्त की रचना की गई। अगली हेडिंग डालना है ज्योतिष। अच्छा, छंद डालो। अगली हेडिंग क्या डालना है? छंद। कितने हो गए हमारे? हाँ, पहले हो गया शिक्षा, हो गया कल्प, हो गया उसके बाद व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया। अब अगली हेडिंग डालना है अपन को छंद, मतलब 5वें नंबर का डालना है छंद। छंद, ठीक है। क्या डालना है? अगली हेडिंग छंद डालना है अपन को। छंद में क्या जानते हो भैया? क्या जानते हो छंद में प्रभु? अरे कुछ तो बता दो। छंद, अगली हेडिंग क्या है? छंद है। और छंद में अपन ने लिखना है, छंद क्या है पहले तो ये जान लो। वैदिक साहित्य में अनेक छंद प्रसिद्ध हैं, अर्थात वैदिक साहित्य में अनेक छंद प्रसिद्ध हैं। जैसे छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? सबसे प्रमुख छंद किसका है? पिंगल छंद शास्त्र। पिंगल का छंद शास्त्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहां सिर्फ डायरेक्ट यहां पॉइंट लिख लो, वैदिक साहित्य में
वैदिक साहित्य में अनेक छंद प्रसिद्ध है। वैदिक साहित्य में अनेक छंद प्रसिद्ध है। जैसे क्या है, वैदिक साहित्य में अनेक छंद प्रसिद्ध हैं, जैसे पिंगल का छंद शास्त्र, पिंगल का छंद शास्त्र, पिंगल का छंद शास्त्र, ठीक है। जैसे पिंगल का छंद शास्त्र, अगला लिख लिए गायत्री जगती, अन्य लिख लो, अन्य गायत्री जगती आदि, ठीक है, आदि इत्यादि आदि इटीसी जो भी लिखना है वो है। तो वैदिक साहित्य में अनेक छंद प्रसिद्ध है। जैसे पिंगल का छंद शास्त्र सबसे प्रमुख है, उसके अलावा भी देखे जाए अन्य में देख लें अपन, अन्य में कितने, गायत्री जगती इत्यादि। अगली हेडिंग हमारी बच्ची है ज्योतिष। क्या है, ज्योतिष। अगली हेडिंग डालिए ज्योतिष। अगली हेडिंग क्या है, ज्योतिष। और इसमें लिखते हैं अपन ज्योतिष के बारे में क्या क्या जानते हैं। पहला पॉइंट लिखिए ज्योतिष के बारे में, इसे ज्योतिष शास्त्र के विकास के रूप में दिखाया गया है। पहला पॉइंट, इसमें एक ही पॉइंट है अपने पास, एक बहुत सारे पॉइंट है, माफ कीजिए। इसे ज्योतिष शास्त्र के विकास के रूप में दिखाया गया है। इसे ज्योतिष शास्त्र के विकास के रूप में दिखाया गया है। इसे ज्योतिष शास्त्र के विकास के रूप में दिखाया गया है। किसको, ज्योतिष को। अब यहां विशेष करके लिख लो, हालांकि वेदांग वैदिक साहित्य के अंग नहीं है, विशेष करके लिखना है। अगला पॉइंट, विशेष, डैश करके लिखो। हालांकि वेदांग वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, परंतु वेदों को भली भांति समझने के लिए अति आवश्यक है। क्या बोल रहा है, हालांकि वेदांग वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, समझे ना, वेदांग वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, परंतु वेदों को भली भांति समझने के लिए अति आवश्यक है। समझे क्या कहना चाह रहा हूं, वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, परंतु वेदों को इनके
इनकी उपेक्षा करके समझा नहीं जा सकता। माफ कीजिए, पानी खत्म हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह हमारे वेदांग कंप्लीट हो जाते हैं। वेदांगों के बारे में हमने पृष्ठभूमि देखी। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग मुख्यतः गद्य शैली में लिखे गए। कौन सी शैली में लिखे गए? गद्य शैली में लिखे गए। पाणिनि ने अपनी शिक्षा ग्रंथ में 6 वेदांगों को वेद पुरुष के 6 अंगों से जोड़ा है। पाणिनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ में 6 वेदांगों को वेद पुरुष के 6 अंगों से जोड़ा है। वेदांग शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, वो क्या है? वेदांग बोला जाता है। समझे? फिर क्या है? फिर आगे देखा वेदांगों की संख्या थी। जैसे हमने देखा शिक्षा का किससे? नासिका से जोड़ा गया, कल्प को हाथ से जोड़ा गया, व्याकरण को मुख से जोड़ा गया। व्याकरण को किससे जोड़ा गया? मुख से जोड़ा गया। इसके बाद ज्योतिष को नेत्र से जोड़ा गया, निरुक्त को कान से जोड़ा गया और छंद को वेद पुरुष के पैर से जोड़ा गया। छंद को वेद पुरुष के पैर से जोड़ा गया। इस तरह वेदांगों को वेद पुरुष के 6 अंगों से जोड़ दिया था और एक एक करके आगे हमने सभी को पढ़ लिया। शिक्षा, वैदिक साहित्य के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, कल्प के बारे में पढ़ा, तो अब कल्प के बारे में तो हमें अभी और पढ़ना है। जैसे प्रथम सूत्र धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, ठीक है, श्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र। कल्प को 4 भागों में बांटा गया है। किसमें? धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, श्रोत सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो अभी आगे चल के अपन को कल्प के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ कल्प तो सिर्फ इसकी सीक्वेंस बनाने के लिए पढ़ा। अब हमें स्पष्ट रूप से कल्प को और आगे डिवीजन करना है, जिसे सूत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ लिखा ना कि सूत्र साहित्य के नाम से। तो अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी, क्या रहेगी? कल्प रहेगी। यहाँ हेडिंग है हमारी, स्पेशल हेडिंग कल्प। क्या है? कल्प। स्पेशल हेडिंग क्या है? कल्प। तो लिखिए, इसे सूत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे अपन। अच्छा, कल्प को पहले बांट लेते हैं, इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। इसका मतलब कि क्या क्या पढ़ना है कल्प के बारे में, हमें पढ़ना क्या क्या है कल्प के बारे में, वो देख लेते हैं सबसे पहले। अरे यार, कहाँ नाटक कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलो इसको अपन यहाँ किसका देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कल्प को। माफ कीजिए, सबसे पहले इस पर एक लाइन भी खींची जाएगी। हाँ, तो अभी हम कल्प को क्या क्या पढ़ना है। कल्प में अपन ने सबसे पहले धर्म सूत्र पढ़ना है कल्प के बारे में, फिर पढ़ना है अपन को ग्रह सूत्र पढ़ना है, फिर इसके बाद हमें पढ़ना है शुल्ब सूत्र। ठीक है, कितना क्या पढ़ना है ये सब चीजें, मैं चारों चीजें आपको एक एक करके बता देता हूं। तो पहला लिखिए आप धर्म सूत्र। क्या है? धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, श्रोत सूत्र। कौन सा? श्रोत सूत्र। और अगला है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। तो यहां पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, पहला यहीं डायरेक्ट लिखो, कल्प को सूत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है। किसको? कल्प को सूत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है।
कल्प को सूत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसके 4 भाग हैं। इसके 4 भाग हैं, और जो 4 भाग कौन से ये हमने देख लिया। 4 भाग हैं, ठीक है। इसके 4 भाग हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। कल्प को सूत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसके 4 भाग हैं। नंबर 1 हेडिंग डालना है अपन को, धर्मसूत्र। नंबर 1 हेडिंग डालो, धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या भैया? धर्मसूत्र क्या बताया गया है धर्मसूत्र में? पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, धर्मसूत्र में क्या बताया गया पहले देख लो, सुन लो। वैदिक समाज के सामाजिक नियम कानून सूत्र में, धर्मसूत्र में लिखे गए। मतलब वैदिक समाज के सामाजिक धार्मिक नियम कानून किस में लिखे गए? धर्मसूत्र में लिखे गए। अगला पॉइंट देखा जाए तो इसमें क्या है, जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। जैसे क्या? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये क्या है? सामाजिक कानून है। सामाजिक नियम और कानून किस में लिखे गए? धर्मसूत्र में लिखे गए, ठीक है। जैसे वर्ण व्यवस्था, इसी धर्मसूत्र पर आगे चलकर स्मृति ग्रंथ लिखे गए। जो स्मृति साहित्य अपन पढ़ेंगे ना, स्मृतियां, वो किस पे लिखे गए? इसी धर्मसूत्र पर को आधार बना के लिखे गए। इसी धर्मसूत्र को आधार बना के लिखे गए। तो पहला पॉइंट लिखिए, धर्मसूत्र में पहला पॉइंट लिखना है अपन को, वैदिक समाज के, वैदिक समाज के वैदिक समाज के सामाजिक, वैदिक समाज के सामाजिक नियम कानून इसी धर्मसूत्र में लिखे गए हैं। इसी धर्मसूत्र में क्या बोला है? वैदिक समाज के सामाजिक नियम कानून इसी धर्मसूत्र में लिखे गए। ठीक है। जैसे जैसे देख रहा है ना, जैसे वर्ण व्यवस्था, ठीक है, जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। इसके बाद जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था इत्यादि, ठीक है। आगे पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, इसी धर्मसूत्र को आधार बनाकर, इसी धर्मसूत्र को आधार बनाकर स्मृति साहित्य लिखे गए। क्या है? स्मृति साहित्य लिखे गए। इसी धर्मसूत्र को आधार बनाकर स्मृति साहित्य लिखे गए। समझे ना? कल्प के 4 भाग थे। कौन सा? धर्मसूत्र, गृह सूत्र था, स्रोत सूत्र था, और कल्प सूत्र, शुल्ब सूत्र, माफ कीजिए, शुल्ब सूत्र। तो जो पहला भाग है कौन सा? धर्मसूत्र, वो वैदिक समाज के सामाजिक नियम कानून लिखे हैं। किसमें? धर्मसूत्र में। अगला हेडिंग डालो, गृह सूत्र। अगली हेडिंग क्या है? गृह सूत्र। अगली हेडिंग क्या डालना है? गृह सूत्र।
पहला पॉइंट लिखना है अपन को इसमें। लिखिए, गृह सूत्र में पहला पॉइंट लिखिए, व्यक्ति और परिवार से संबंधित कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। गृह सूत्र में क्या बताया गया? व्यक्ति और परिवार से संबंधित, व्यक्ति और परिवार से संबंधित कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है, व्यक्ति और परिवार से संबंधित कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है? गृह सूत्र में। भाई नाम से ही पहचान लो ना, धर्म सूत्र, गृह सूत्र। ठीक है, गृह सूत्र मतलब परिवार से, अपने घर से संबंधित है, व्यक्ति और परिवार उसके परिवार से संबंधित बताया गया। अगला लिख लिए, स्रोत सूत्र। हेडिंग डालना है स्रोत सूत्र। कौन सी हेडिंग डालना है? स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र, इसमें अपन को लिखना है स्रोत सूत्र में। क्या लिखना है स्रोत सूत्र में? मानव जाति कल्याण के लिए विविध प्रकार के कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। स्रोत सूत्र में क्या किया गया? मानव जाति कल्याण के लिए, मानव जाति कल्याण के लिए, क्या बोल रहा है? मानव जाति कल्याण के लिए विविध प्रकार के कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। किसमें? स्रोत सूत्र में मानव जाति कल्याण के लिए विविध प्रकार के कर्म कांडों का उल्लेख किया गया। सुलभ सूत्र, अगली हेडिंग डालना है अपन को सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र का क्या अर्थ है? सुलभ सूत्र पहला पॉइंट लिखना है इसमें। सुलभ सूत्र में पहला पॉइंट लिखिए। सुलभ सूत्र में क्या लिखना है? वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि का वर्णन। पहला पॉइंट लिखिए, वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि का वर्णन। जैसे यज्ञ वेदियों, जैसे यज्ञ वेदियों का निर्माण, यज्ञ वेदिकाओं या वेदिकाओं का निर्माण। जैसे यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण। ठीक है, जैसे यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण। ठीक है, अर्थात जो यज्ञ वेदिकाएं बनती हैं, हवन कुंड बनते हैं, उनकी विधि का वर्णन सुलभ सूत्र में किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, यज्ञ वेदियों के प्रकार कैसा हो। अगला पॉइंट है यज्ञ वेदियों का प्रकार कैसा हो।
यज्ञ वेदियों का प्रकार कैसा हो, का प्रकार कैसा हो, का वर्णन। ठीक है, यज्ञ वेदियों का प्रकार कैसा हो, का वर्णन। अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय ज्यामिति का, ऐसे लिखना है, सुलभ सूत्र को भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। समझे क्या बोल रहा है? सुलभ सूत्र को भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ये देखिए हमने देखा था, पृष्ठभूमि देख ली, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। पाणिनि ने 6 वेदांगों का वर्णन वेद पुरुष के 6 अंगों से कर दिया है। और ठीक है, वेदांग शब्द का अर्थ भी बता दिया, किसी वस्तु के स्वरूप को भली भांति समझने में सहायता करता है क्या? वेदांग। फिर देखा था हमने वेदांगों की संख्या देख ली, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। सबकी वेद पुरुष के अंगों से रचना मिला दिया। जैसे शिक्षा को किससे? नासिका से जोड़ा गया है, कल्प को हाथ से जोड़ा गया है, व्याकरण को मुख से जोड़ा गया है। इसके अलावा हमने देखा सबको एक एक, जैसे शिक्षा पढ़ी, कल्प पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा था व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, सबको एक एक करके आगे हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने कल्प को भी 4 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ लिया है। कल्प को 4 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ लिया। जैसे कल्प के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो धर्म सूत्र है, दूसरा ग्रह सूत्र है, तीसरा स्रोत सूत्र है, और चौथा सुलभ सूत्र है। सुलभ सूत्र को भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि इसमें यज्ञ वेदिकाओं की विधि का, निर्माण की विधि का वर्णन किया गया है। क्या किया गया? यज्ञ वेदिकाओं की निर्माण की विधि का वर्णन किया गया है। किसमें? सुलभ सूत्र में। अर्थात भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ बता दिया गया। समझे? धर्मसूत्र क्या है? वेदन, जो वैदिक समाज था, उसके वैदिक समाज में सामाजिक नियम कानून थे, उनका वर्णन किया गया। गृह सूत्र में घर से संबंधित में किसी व्यक्ति और तथा उसके परिवार से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया। स्रोत सूत्र और सुलभ सूत्र। ठीक है, मतलब सुलभ सूत्र क्या है? भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।